टर्म रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन क्या होता है? कोई बताएगा रिकंसिलिएशन क्या होता है? Guys, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल की लाइव ऑनलाइन क्लास के अंदर। और आज हम डिस्कस करेंगे एस्केलेशन को। एस्केलेशन, कोई बता सकता है एस्केलेशन क्या होता है? कोई बता सकता है एस्केलेशन क्या होता है? हाँ बोलो। एस्केलेशन क्या होता है सर? जैसे कि साइट पे जो मटेरियल होता है, जैसे कि कुछ जैसे मैं रिइंफोर्समेंट की बात कर, दीवारी की बात कर रहा हूँ। यूज हुआ है ना, उस यूज को किसी, जैसे हम लोग का टनल भी बन रहा है, उसको हम यूज कर सकते हैं बाद में। जैसे कि 12 मीटर का आता है, उसमें 9 मीटर लगा देती, मतलब ऐसे रख देते हैं। तो इस पाली के लिए रखते हैं, मतलब एंकर बार के लिए, की जॉइंट के लिए रखते हैं। मतलब काम आ जाए, कोई भी सामान काम आ जाए हमको। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बिलिंग में एस्केलेशन क्या होता है। अच्छा, बिलिंग एस्केलेशन क्या होता हाँ, एस्केलेशन है? ये जो टर्म है हमारा जो एक, कि हमारी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर एस्केलेट, एक ही चीज होता है। एस्केलेट करना क्या होता है? मुद्दे को उछालना। एस्केलेट करना, मैटर एस्केलेट कर दो यार। वो एस्केलेट नहीं है, लेकिन ये दूसरी चीज है। क्या होता है जब भी बोला, कुछ बता सकते हो? एस्केलेशन क्या होता है? हाँ जी जबीबुल्ला। अरे नफीस, कुछ आइडिया है एस्केलेशन क्या होता है? सर गुड इवनिंग। नहीं, एस्केलेशन सर मैं एक्चुअल में है, मैं वो किया नहीं था, और आई हर्ड अबाउट दैट वर्ड, तो मैं क्लियर सर नहीं हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं। क्या होता है? जी हमने कोई, क्या होता है, अपना माइक ऑफ कर दो यार। क्या होता है एस्केलेशन क्या होता है? जी, ओके ओके। हमारा जो प्राइस होता है ना, प्राइस एस्केलेशन। प्राइस एस्केलेशन इसको बोलते हैं, प्राइस एस्केलेशन। ठीक है। प्राइस एस्केलेशन क्या होता है? आज जो आप चीज सामान ले रहे हो, आज जो आप सामान ले रहे हो, क्या वो 2 साल के बाद वही रेट रहेगा उसका? नहीं रहेगा ना। मटेरियल रेट विल इंक्रीज और डिक्रीज। कभी लोहे का भाव बहुत ज्यादा होता है, कभी कम हो जाता है, कभी सीमेंट रेट चढ़ जाता है, कभी डाउन हो जाता है। इसको हम लोग एस्केलेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइस एस्केलेशन कहते हैं। अब कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर क्या होता है? मान लो आज आपने कोई टेंडर कोट किया। कोई टेंडर कोट किया। आज आपने जो सीमेंट का रेट लिया वो लिया 250 रुपये पर बैग। और आपने क्लाइंट को बता दिया कि सर मैंने आज का रेट पकड़ा हुआ है 250 रुपये पर बैग, और इस हिसाब से मैंने टेंडर में जो आइटम्स हैं उनको कोट किया है। या क्लाइंट बताएगा आपको कि भैया आपको सीमेंट का रेट 250 रुपये लेके चलना है। क्लाइंट बता देगा रेट। जब रेट एनालिसिस कर रहे हो आप, बिडिंग कर रहे हो, बिडिंग में तो आपको क्लाइंट बता देगा कि भैया आपको ये रेट पकड़ के चलना है और इस हिसाब से अपने रेट ड्राइव करना है। अपने हिसाब से पीसीसी का रेट, आरसीसी का रेट, प्लास्टर का रेट, शट और जो भी हमारे आरसीसी आइटम्स हैं वो लेके उसके हिसाब से आप रेट कोट करो। समझे? इसीलिए मैंने रेट एनालिसिस के अंदर हम रेट लेते हैं ना, तो वो करंट रेट लेते हैं कि आज का रेट हमारा क्या चल रहा है, या क्लाइंट हमारे को क्या रेट कंसिडर करने के लिए कह रहा है। क्यों क्लाइंट हमेशा बताता है? क्लाइंट बताता है जनरली ये रेट क्यों? क्योंकि जो ABCD कॉन्ट्रैक्टर है ना, उनके रेट को मैच करने के लिए आपको एक रेट क्लाइंट दे देता है कि बेस रेट आपको ये पकड़ना है। अदरवाइज क्या होगा, कोई 250 रुपये पकड़ेगा, कोई 400 रुपये पकड़ेगा, कोई 500 रुपये पकड़ेगा। तो क्या होगा, कभी मैच ही नहीं हो पाएगा। कभी मैच होगा नहीं, होगा ना, क्योंकि सबने अलग अलग रेट पकड़ा हुआ है। इसलिए क्लाइंट बताता है कि आपको ये रेट कंसिडर करते हुए चलना है। 250 रुपये रेट कंसिडर इसने भी किया, 250 रुपये इसने भी, 250 रुपये में। अब ये प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है करके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके जो है, अपना कोई 1900 रुपये रेट देगा, कोई 1800 रुपये देगा, कोई 1850 रुपये देगा। तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, रेट जब टेंडर कोट करते हैं तो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करते हैं। जिसको काम की वाकई में जरूरत है वो रेट कम कर देगा, जिसको काम की जरूरत नहीं है वो रेट बढ़ा देगा। कहेगा यार छोड़ो ना, ऐसे टाइम पास करने, चलो यार डाल दो, कुछ भी रेट डाल दो। हाँ, क्लाइंट जो कह रहा है, लेकिन आपको सीमेंट का रेट यही पकड़ना पड़ेगा जो कि क्लाइंट ने आपको अलाउ किया है या कंसिडर करने के लिए कहा हुआ है। ठीक है, तो ये एस्टिमेट होता है। अब ये रेट आज, सपोज करो कि आपका प्रोजेक्ट 2 साल का प्रोजेक्ट है, 2 साल का ड्यूरेशन आपके प्रोजेक्ट का। क्या 2 साल तक वही रेट रहेगा? नहीं रहेगा। रेट बढ़ेगा, कम भी हो सकता है। तो अगर रेट बढ़ रहा है, आज आपका 250 रुपये है, आज से 2 महीने के बाद जो है 300 रुपये हो गया एकदम से।
शॉर्टेज हो गया, आज टमाटर सोने के भाव बिक रहा है दुनिया के अंदर। तो ये क्या हो रहा है, ये एस्केलेशन हो रहा है, ये एस्केलेशन ही तो हो रहा है भाई। कहाँ 10-20 रुपए किलो वाली चीज जो है आज 200 रुपए किलो चली गई है, तो ये एस्केलेशन है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रेट्स भी चेंज होते रहते हैं, और ये हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि देखो 50 पैसा बैग कोई वर्थ नहीं करता है, 2-3 रुपए भी कोई वर्थ नहीं करता, लेकिन वहीं पे अगर 50, 20 रुपए, 30 रुपए रेट फ्लक्चुएट होने लग जाए और आप ऑर्डर दे रहे हो 5,000, 10,000 बैग का, तो अमाउंट बढ़ गया ना, फिर अमाउंट बढ़ गया, नुकसान किसको होगा, कॉन्ट्रैक्टर को, जो अपनी जेब से पैसा दे रहा है। तो ये जो एस्केलेट वैल्यू होता है, जो इन दोनों का डिफरेंस है ना, ये आपको क्लेम करना पड़ता है क्लाइंट से। मान लो ये 50 रुपए के हिसाब से आपने 5,000 बैग लिए, तो कितना हो गए, 25,000 रुपये हो गए। तो 25,000 रुपये आपको क्लाइंट पे करेगा, क्लाइंट क्या करेगा, पे करेगा आपको, ठीक है। क्लाइंट क्या करेगा, आपको पे करेगा जब आप एस्केलेशन डिपॉजिट करोगे या फिर क्लेम करोगे। और ऐसे ही बहुत मेजर आइटम्स पे होता है, कौन कौन से आइटम्स पे होता है, सीमेंट पे, स्टील पे, टाइल्स पे, एयर कंडीशन पे, जो कॉस्टली आइटम है, रेता बजरी ईंट वीट में 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे का फ्लक्चुएशन होता है, उससे ज्यादा का नहीं होता, तो वो हम नहीं करते। डीजल पे, डीजल क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम होता है, पर डे 1,000 लीटर, 5,000 लीटर बड़ी बड़ी साइट्स के ऊपर जो है कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर जो है बड़ा फ्लक्चुएशन, अगर वहां पर आपका 10 पैसे का भी अमाउंट में, अगर डीजल के अगर 1,000 लीटर मंगा रहे हो आप, और 10 पैसे का फ्लक्चुएट हो रहा था, कितना अमाउंट बढ़ रहा है ना। अगर वहीं पे 20 पैसे का फ्लक्चुएशन हो गया तो बहुत ज्यादा अमाउंट बढ़ जाएगा, कंजप्शन जैसे जैसे बढ़ रही है, और डे टू डे बेसिस पे हम लोग डीजल के प्राइस हमारे एस्केलेट होते रहते हैं, तो फिर वो अलग से कैलकुलेट करना होता है। ऐसे ही ये तो हो गया मटेरियल की बात, ऐसे ही लेबर एस्केलेशन भी होता है। लेबर एस्केलेशन देखिए ज्यादा नहीं होता है, बहुत रेयर होता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए। मान लो आज आप, वो साल में होता है, 6 महीने साल भर में गवर्नमेंट चेंज होती है ना, उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, लेबर कॉस्ट बढ़ा देती है थोड़ा सा। तो वो मान लो 5 साल का प्रोजेक्ट है, तो जब आपने रेट लिया लेबर मैसन का रेट, आज जो है दोस्तों आपने लिया 500 रुपये रेट लिया, लेकिन आज से 2 साल के बाद जो है रेट गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, इसका रेट बढ़ा दिया 600 रुपये, गवर्नमेंट का रेट बढ़ा दिया, तो अब ये 100 रुपये, क्योंकि आपने जो रेट एनालिसिस किया था उसमें मैन पावर क्या पकड़ा था, 500 रुपये के हिसाब से, लेकिन अब आपका मैन पावर कॉस्टली हो गया, तो आपका क्या हो गया, रेट चेंज हो गया, तो ये आप जो है 100 रुपये उससे अलग से कोट करोगे मैन पावर एस्केलेशन के अंदर, ठीक है। तो मटेरियल एस्केलेशन भी होता है, मैन पावर एस्केलेशन भी होता है, ठीक। तो वो सारी चीजों को हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, और ये अगर आप नहीं करते हो तो आपको कहीं ना कहीं पे नुकसान उठाना पड़ेगा अपने बिलिंग में या फिर अपने टेंडर के अंदर, ठीक है, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। तो इसीलिए जो है एस्केलेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो जैसे मैंने बताया, एस्केलेशन क्या है, सिंगल वर्ड में अगर मैं आपसे पूछूं एस्केलेशन क्या है, चेंज इन रेट। हाँ, चेंज इन रेट, बस इंटरव्यू में पूछे व्हाट इज एस्केलेशन, हाउ विल यू डिफाइन, चेंज इन रेट्स। अब वो रेट्स मटेरियल का भी हो सकता है और मैन पावर का भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक। तो इसकी शीट कैसे प्रिपेयर होती है, बना सकते हो, ठीक है, मटेरियल की अलग बनती है, मैन पावर की अलग बनती है। तो ये होता है मेन एस्केलेशन। देखो सिविल इंजीनियरिंग में ये टर्म और ये शीट्स हैं, यही बैकबोन है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सिविल इंजीनियर की, एक क्वांटिटी सर्वेयर की। अगर आप इन टर्म्स को समझ गए, एक्सप्लेन करने लग गए, और इंटरव्यू में केवल आपसे सीट बना के दिखा दिया और आपने सीट बना दिया, देन डेफिनेटली यू विल बी सिलेक्टेड, अदरवाइज नेवर, इम्पॉसिबल, ठीक है। कोई आप फ्रेशर नहीं हो, एक्सपीरियंस वाले बंदे हो, तो ये सीट से आप उम्मीद करता है इंजीनियर। देखो ये सीट आपको कई बार क्या होता है, ये आपको खुद प्रिपेयर करनी है। देखो मैंने क्या बोलता है, मेजरमेंट शीट्स वगैरह जो है, कई कई फॉर्मेट्स कंपनी के अपने होते हैं, लेकिन कई बार हमें इनको अपने हिसाब से भी ड्राइव करना पड़ता है। आपके पास मान लो एकदम से आपके पास क्लाइंट ने कहा यार एस्केलेशन शीट बना, और आपको फॉर्मेट नहीं है आपके पास, तो आप किससे मांगते फिरोगे क्या, भैया फॉर्मेट दे दो, फॉर्मेट दे दो, फॉर्मेट दे दो, नहीं ना, आपको बनाना आना चाहिए। तो ये फॉर्मेट्स हैं, इनको बनाओ, इनको खुद से प्रिपेयर करो, ठीक है। तो ये थी एस्केलेशन की बात। कल हमने क्या किया था, वेरिएशन, मतलब वैल्यूएशन, वैल्यूएशन मतलब टैक्स इनवॉइस को ही वैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है, वैल्यूएशन किया था, वेरिएशन, आज एस्केलेशन। अब आती है एक टर्म रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन क्या होता है, कोई बताएगा रिकंसिलिएशन क्या होता है। हाँ भाई मोहम्मद, क्या होता है रिकंसिलिएशन।
कोई बताएगा? किसी को आइडिया है तो बताओ, नहीं नहीं तो मैं आगे बढ़ूं यार, तुम खुद बता जैसे दो। कि सर वेस्टेज होता है ना, वेस्टेज हमारा साइट में उसको कंट्रोल करना, जैसे सीमेंट रेत ये सब हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, रिकनसाइल मतलब रिकनसाइल करना, वेस्टेज को हम्म, कंट्रोल करना। रिकनसाइल मतलब वेस्टेज को मापना, कितना वेस्टेज हुआ है, रिकनसाइल करना, ठीक है। तो क्या होता है, हम रिकनसिलेशन कौन से मटेरियल के लिए करते हैं मालूम है किसी को कुछ? कौन से मटेरियल के लिए रिकनसाइल किया जाता है? स्टील का सर, क्यों स्टील का। करते हैं? उसका रेट में भी डिफरेंस आता है ना सर। तो रेट तो डिफरेंस प्रॉपर तो एस्केलेशन में आ स्टील। गया ना, रेट डिफरेंस तो एस्केलेशन हो गया। क्यों करते क्यों है, रिकंसिलिएशन करते क्यों है? भाई तुम एक चीज बताओ, तुम घर पे कोई चीज लाए, तुम मम्मी को एक मिठाई का डब्बा ले आए जिसमें कि 30 लड्डू हैं, ठीक है जी, 30 लड्डू हैं। 2 दिन के बाद मम्मी से ये पूछोगे, मम्मी बताओ यार ये 30 लड्डू कहाँ गए, किस किसने खाए, कितने कितने खाए, कब कब खाए, पूछोगे? हाँ भाई, पूछोगे क्या? नहीं पूछोगे ना। बट वहीं पे अगर ये चीज तुम्हारी कंपनी के अंदर हो, तुम्हारी कंपनी में हो, कंपनी का बॉस बड़ा कंजर का टाइप का आदमी हो, वो पूछे भैया मैंने 30 लड्डू का डब्बा भिजवाया था, मेरे पास 25 का स्टाफ है, एक एक लड्डू मैंने सबको देने के लिए कहा था, ये 5 लड्डू कहाँ हैं, बचे हुए 5 लड्डू कहाँ हैं? तो क्या है, इसी को कहते हैं रिकंसाइल करना, रिकंसिलिएशन। क्योंकि वो आपका घर का था, इसलिए आपने कोई केयर नहीं किया उसका। लेकिन जहां बॉस का पैसा लगा था, बॉस के पैसे पे आपने क्या करना, बॉस ने उसको पूछा भैया बता मेरे को लड्डू कहाँ हैं, 5 लड्डू मेरे को वापस चाहिए, मुझे घर ले जाने हैं, ठीक है। क्योंकि वो आपका पैसा नहीं था, वो आपके मालिक का पैसा था, वो बॉस का पैसा था, ठीक। इसलिए जो है उसने आपको हिसाब मांगा और आपको देना पड़ेगा। क्योंकि वो कल की डेट में किसी भी स्टाफ से जाके पूछे भाई तेरे को लड्डू मिला था कि नहीं मिला था, और किसी ने मना कर दिया तो लड्डू बांटने वाले की खैर नहीं, फिर तो उसकी नौकरी गई, ठीक। तो इसलिए क्या है कि हमें उन मटेरियल्स के लिए हमें ये रिकंसिलिएशन करना होता है जो एफओसी मटेरियल होते हैं। एफओसी मटेरियल, एफओसी मटेरियल मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल, समझ गए? फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल क्या है, कि जो क्लाइंट सप्लाइड आइटम, सिंपल लैंग्वेज में क्लाइंट सप्लाइड आइटम, क्लाइंट सप्लाइड आइटम, ठीक है। क्लाइंट सप्लाइड आइटम मतलब जहां पर क्लाइंट सप्लाई कर रहा है, जो क्लाइंट सप्लाई कर रहा है उसका हमें रिकंसिलिएशन करना होता है। देखो कॉन्ट्रैक्टर, तुमने देखा होगा साइड पे, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर ईंट ला रहा है, बजरी ला रहा है, रोड़ी ला रहा है, तो वो क्या है, वो फेंक देगा, बह रहा है पानी में, बारिश में बह रहा है, बहने देगा, कोई केयर करने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं पे जब सीमेंट और स्टील क्लाइंट सप्लाई कर रहा है, तो उसने जो स्टॉक बना रखा है ना, उसको प्लास्टिक से वो ढक के रखेगा, और स्टील जो उसने क्लाइंट ने दिया है उसको प्रॉपर स्टैकिंग करेगा, उसकी स्टैगिंग करेगा। करता है कि नहीं करता है? नहीं तो क्लाइंट का इंजीनियर आएगा बोलेगा भैया स्टैगिंग क्यों नहीं कर रखा है, प्रॉपर इसको कवर क्यों नहीं कर रखा है, और नहीं करोगे तो कल की डेट में जब बिल सबमिट करोगे तो पैसा कट हो जाएगा, पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी आपकी। क्यों जी, आपने वेस्टेज कर लिया। इसीलिए देखा होगा, अगर क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर अपनी जेब से सीमेंट लगा रहा है और थोड़ा सा शाम को मसाला बच गया, तो उसका मिस्त्री क्या करता है, फेंक देगा इधर उधर, ढक देगा, किसी कोने में डाल देगा, मालिक का जा रहा है, मेरा थोड़ी ना जा रहा है, ठीक है। समझिए, जहां पे क्लाइंट का होगा, तो जहां पर कॉन्ट्रैक्टर का खुद का जेब का पैसा लग रहा हो, वो देखता रहेगा उसका मैनेजर, हाँ भाई इतना मसाला बच गया, 10 मिनट, 10 मिनट बचे छुट्टी होने में, तूने मसाला एक्स्ट्रा बना दिया, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा दिहाड़ी लगा, इसको खत्म करके जा, इस मसाले को, एक भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां पर क्लाइंट दे रहा होगा उसको सीमेंट, वहां पर कहेगा छोड़ कोई बात नहीं यार, इसको एक काम कर डाल दे साइड में, छोड़ कोई बात, 5 बज गए, जा तू घर जा, ठीक है, कल देखेंगे।
बस कल सुबह तक अगर सेट नहीं हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर दबा देंगे कहीं पे भी। क्यों? क्योंकि वहां पर उसके पैसा नहीं लग रहा है, उसके जेब का पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है। तो हम लोग रिकंसिलिएशन किसके लिए करते हैं? एफओसी मटेरियल के लिए। क्लाइंट को हमें जो है बताना पड़ता है कि जो आपने मटेरियल दिया था उसका हमने किया क्या, उसको हमने कितना वेस्टेज उसमें निकला। समझ गए? एफओसी मटेरियल इसलिए हम लोग करते हैं। और जैसे अभी क्या होता है, जैसे क्लाइंट है, कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर जो है अपना जो है अपना मटेरियल जो है वो केयर करता है, क्लाइंट के सप्लाई वाले मटेरियल की केयर नहीं करता है। इसके लिए हमें एफओसी करना पड़ता है। सड़ रहा है सड़ने दो यार, खराब हो रहा है खराब होने दो, सीमेंट को सेट हो रहा है सेट हो जाने दो, कोई बात नहीं, देखेंगे बाद में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एफओसी मटेरियल को, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल को रिकंसाइल करते हैं। अब जैसे स्टील के केस में कितना परसेंट मटेरियल वेस्टेज अलाउड होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस दो किया था। परसेंट 2 to 10% तक होता है जनरली, हम लोग 2 से 5% लेते हैं। ठीक है, हमारा कोड कहता है 10% तक, लेकिन हम जो है 2 to 5% तक अलाउबल होता है। सीमेंट के केस में कितना होता है? 2 to 2.5%। ठीक है, 2 से 2.5% सीमेंट वेस्टेज अलाउड होता है। मतलब क्योंकि क्या होता है, सीमेंट जब आप मसाला बनाते हो तो कुछ पंप के अंदर फंस जाता है, कुछ तसले से इधर उधर ले जाते हुए गिर जाता है, तो वेस्टेज होती है। जहां पर आप मसाला बना रहे हो वहां पर भी कुछ अटक जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आप हाथ से उठाना शुरू कर देते हो, झाड़ू मार के एकदम क्लीन कर देते हो, थोड़ा बहुत वेस्टेज हो ही आता है साइड पे। तो वो इसके लिए क्लाइंट कहता है ठीक है यार कोई बात नहीं, 2-2.5% तक मैं अलाउ करूंगा, बट आफ्टर दैट आई विल बी चार्ज। ऐसे ही सीमेंट और स्टील के लिए करता है। ठीक है, ऐसे ही स्टील के लिए। और हर मैक्सिमम जो आइटम्स है हमारे, उनकी वेस्टेज जो है अलाउबल होती है। जैसे टाइल्स के केस में हम बात करें तो 10% तक, 10 से 15% तक अलाउ होती है। मार्बल में क्या होता है, मार्बल में बहुत ज्यादा वेस्टेज अलाउ होती है। डिपेंड करता है, क्यों? क्योंकि देखा होगा तुमने मार्बल में कब वेस्टेज अलाउड होती है बहुत ज्यादा, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, आई थिंक किया था ना। मार्बल के केस में बहुत ज्यादा अलाउड होती है, कभी कभी 60 से 70% वेस्टेज चली जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि जो आपकी थप्पी आती है ना, जो पत्थर की थप्पी आती है वो इस टाइप की होती है। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या निकालना होता है, हमें बिल्कुल स्ट्रेट पार्ट निकालना होता है। एक तो ये आपका जो है इतना ही निकलेगा, तो ये क्या हो गया, ये वेस्टेज हो गया। जितना 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 निकाल सकते हो, अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन जो बच गया वो तो वेस्टेज हो गया, ये तो कहीं काम नहीं आने का, ये तो कबाड़ में जाने वाला है। ठीक है, ये तो वेस्ट हो गया। तो इस केस में हमारी वेस्टेज होती है। दूसरा क्या होता है, जब हम कोई भी डिजाइन बनाते हैं, मान लो हमने कोई इस टाइप का डिजाइन, जो आप अगर 5 स्टार होटल वगैरह में जाते हो या फिर किसी की लॉबी वगैरह में गए होगे, तो वहां पर कुछ इस टाइप का डिजाइन होता है। ठीक है, इस टाइप के डिजाइन होते हैं लिफ्ट में, लॉबी में, है ना। तो इसमें जो है अलग अलग कलर के पत्थर होते हैं। मान लो यहाँ पर येलो है, यहाँ पर ब्लू कलर का लगा दिया उसने, ठीक है, और यहाँ पर जो है दूसरा कलर का लगा दिया, यहाँ पर इस टाइप से। तो क्या होता है कि इस टाइप से, इस टाइप से, तो जब इस टाइप की कटिंग होती है ना, तो इसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, पत्थर पत्थर बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें 60 to 70% तक भी वेस्टेज जाता है मार्बल के केस में। ठीक है, तो इसके लिए क्लाइंट आपको बताएगा, जब भी एफओसी मटेरियल होंगे ना, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल होंगे, उनमें क्लाइंट आपको बताएगा क्या, कि आपको कितना परसेंट वेस्टेज कंसिडर करना है। ठीक है, क्लाइंट आपको बताएगा, आप अपनी तरफ से नहीं कंसिडर करोगे। अब देखो, एक चीज मेरे को बताओ, हमने कहा एफओसी मटेरियल, एफओसी मटेरियल, ये सीमेंट और स्टील, स्टील और सीमेंट और टाइल्स, जो जो कॉस्टली आइटम है, ये क्लाइंट देता क्यों है, अपनी जेब से क्यों देता है, अपने से क्यों देता है आपको? तुम भी तो खरीद सकते हो, क्यों देता है? किसी को आइडिया है क्यों देते हो आप? क्लाइंट क्यों देता है? सर क्लाइंट सर इसलिए देता है कि ये काफी कॉस्टली मटेरियल थी, इसमें कॉन्ट्रैक्टर बचा न ले। ये नहीं, मेन कॉन्ट्रैक्टर तो फैक्टर है बचाएगा सर, कहाँ स्टील से, भी बेचारा वो बचा। तो लूट जाएगा, वो तो लूट जाएगा अगर लेने लगा तो। क्या होता है, नहीं, नहीं इससे आपका अगर पॉइंट सही है, आपका ओके पॉइंट सर। सही है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो, ये कॉस्टली आइटम है इसलिए क्लाइंट खुद से परचेज करता है। कॉन्ट्रैक्टर बचा नहीं पाएगा, क्लाइंट जितना नहीं बचा पाएगा।
क्या होता है, क्लाइंट जो है, अपना माइक ऑफ कर देना। क्लाइंट की 4 साइडें चल रही हैं, 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके, ठीक है। कहीं पे 1000 एमटी चाहिए मंथली, कहीं पे 2000 चाहिए, कहीं पे 5000 चाहिए एमटी में, ठीक है, स्टील। और ऐसे ही इन तीनों का ही जोड़ लें तो हमारा महीने का जो कंजप्शन आ रहा है वो 8000 एमटी आ रहा है। 8000 मेट्रिक टन स्टील हमारा कंज्यूम हो रहा है क्लाइंट का। लेकिन वहीं पे बेचारा कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 2 साइडें कर रहा है, और इन 2 साइडों को करने के बाद भी उसका 2500 से ऊपर नहीं जा रहा है, 2500 एमटी से ऊपर नहीं जा रहा है। अब एक चीज बताओ, जब वो परचेजिंग के लिए जाएगा कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट, तो सप्लायर किसको सस्ता देगा? इसको देगा क्लाइंट या को सर, इसको देगा? क्लाइंट को। क्लाइंट को। क्लाइंट को देगा। इसकी रिक्वायरमेंट बड़ी है, 8000 मैट्रिक टन मंगा रहा है, ये 2500 नहीं मंगा रहा है। इसको वो ट्रांसपोर्ट भी करके देगा फ्री, फ्लाइट चार्जेस भी नहीं लगाएगा। इससे कहेगा भैया तेरे से मैं 50 रुपए लूंगा पर केजी, और इसको कहेगा सर जी मैं 40 में भी काम करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उसको पता है ये साला अगले दिन, अगले 2 साल में हो सकता है 4 प्रोजेक्ट और खड़े कर दे। मार्केटिंग करेगा ना वो भी, आज सस्ता देगा तो आगे भी काम मिलता रहेगा उसको। बट ये बेचारा कहाँ, इसके आज ही 2500 पे लगी पड़ी है, 8000 उसकी मंथली टर्नओवर है, ठीक है। तो इसलिए क्लाइंट जो है इन चीजों को अपने स्कोप में रखता है। सीमेंट और स्टील जो मेजर आइटम्स है हमारे, सीमेंट स्टील टाइल जो महंगे आइटम्स है उनको अपने स्कोप में रखता है, क्योंकि सीमेंट और स्टील ये दोनों ही हमारे 60 to 70% ऑफ द प्रोजेक्ट वैल्यू कंज्यूम कर जाते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में 60 से 70% जो कॉस्ट होते हैं ना, वर्क ऑर्डर वैल्यू, WD, वर्क ऑर्डर वैल्यू जो है इन 2 मटेरियल्स की होती है। सबसे कॉस्टली आइटम्स है हमारे सीमेंट और स्टील, और सबसे ज्यादा बल्क में यूज होते हैं, समझिए। अगर 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उसमें 90 से 100 100 150 करोड़ तक जो है, 100 120 करोड़ तक जो है आपके सीमेंट और स्टील की प्रोजेक्ट कॉस्ट है। बाकी तो अलग चीज है, समझे। तो इसलिए जो है आपके इन आइटम्स को क्लाइंट सप्लाइड आइटम्स रखते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं इनको, FOC मटेरियल, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल। इसीलिए क्लाइंट इनका आपसे रिकंसिलिएशन मांगता है। हो गया भाई, क्लियर है इतना, आया समझ में? ठीक। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? ठीक है। FOC मटेरियल मैं एक लिंक भेज रहा हूँ 2 मिनट के बाद, उसमें डिस्कस करते हैं इस शीट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो किस प्रकार से बनेंगे। इतना समझ में आ गया भाई, कैसे होता है रिकंसिलिएशन, कैसे बनता है शीट? इतना समझ में आ गया ना? अब रिकंसिलिएशन शीट कैसे बनता है वो हम देख लेते हैं। 2000 बैग इशू कर दिए, इशू किया आपको सीमेंट के, ठीक। उसने क्या कहा, यार आपने ले लिए, आपको लेने के बाद जो है दूसरे दिन जो है क्लाइंट का इंजीनियर आया, उसका स्टोर कीपर, बोला यार एक काम कर यार, तू ना इसमें से 200 बैग जो है एक्स कॉन्ट्रैक्टर को दे दे, एक्स कॉन्ट्रैक्टर को दे दे। तो आपके पास कितने बच गए? आपके पास कितने बच गए? 1800 बैग। अब आपको हिसाब कितने का देना है? अब आपको हिसाब कितने का देना है, 2000 का कि 1800 का? बोलो भाई, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही मेरी? आप हिसाब कितने का दोगे, 1800 बैग का दोगे कि 2000 बैग का दोगे? भाई 1800 ही आपको देंगे सर, है 1800 बैग का ही देंगे सर। हाँ, नेट रिसिप्ट आपको कितने हुए हैं? नेट रिसिप्ट हुए हैं आपको 1800 बैग, तो आप 1800 को दोगे भैया, दो लोगे 200 बैग, तो आप इस एक्स वाले से हिसाब मांगो, क्योंकि आप क्या दोगे यहाँ पर, इसको ट्रांसफर लेटर दे दोगे, ट्रांसफर लेटर आप सबमिट कर दोगे कि भैया आपके कहने पे 200 बैग मैंने इसको दिए थे, और ये साइन ऑफ करवा लोगे किससे, उसके स्टोर इंचार्ज से या स्टोर कीपर से, जो भी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो कि आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है 200 बैग इसको देने के लिए, उसको रख के अपने स्टोर अपने फाइलिंग कर लोगे, क्योंकि कल की डेट में ऐसा ना हो कि ये 200 बैग भी आपके चिपका दिए जाए अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो, ठीक है।
तो जब आपने ट्रांसफर किए तो आप करते हो ना साइड पे, ऐसा होता है ना, जनरली होता है कि नहीं होता है भाई? लेना देना तो लगा रहता है साइड पे, कभी इससे ले लिया कभी उससे ले लिया, लेकिन आप उसको डॉक्यूमेंट करते हो, रिकॉर्ड करते हो उसको। भाई भाई भतीजा बात थोड़ी ना चलता है कि आपने बोला और हमने कर दिया, कल की दिन आप जो है नौकरी छोड़ के चले गए तो सारा लेना का देना पड़ जाएगा। या वो बंदा नौकरी छोड़ के चला गया जिसके रिस्पॉन्सिबल आपने, जिसके कहने पे आपने ये काम किया था, तो आपके गले पड़ जाएगी सारी चीजें। तो इसलिए आप क्या करोगे, जैसे ही सीमेंट बैग इशू करवा उसको ट्रांसफर करोगे तो आप उससे एक लेटर साइन करवा लोगे कि हाँ आई हैव रिसीव दिस मच बैग्स फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है। थ्योरेटिकल कंजम्पशन क्या होती है? थ्योरेटिकल कंजम्पशन क्या है? देखो, आपने लिए 200 बैग, 2000 बैग, उसमें से आपने 200 बैग क्या किए, रिटर्न कर दिए, रिटर्न कर दिए। कितने मिले आपको? 1800 बैग। ठीक है जी। ये आपको नेट रिसिप्ट। उसमें से आपके पास थ्योरेटिकल कंजप्शन क्या है आपके पास? थ्योरेटिकल कंजप्शन क्या है आपके पास कि यहां पर एक चीज देखते हैं इसमें, एक अब महीने के एंड में जब हम रिकंसिलेशन करते हैं ना, रिकंसिलेशन कब होता है भाई? स्टॉक आप साइड पे काम करते हो, आपका स्टोर इंचार्ज जो है, स्टोर कीपर जो है, महीने के एंड में आता है स्टोर में देखने के लिए, आता है कि नहीं आता है? हाँ भाई नफीस, करते हो कि नहीं करते हो? तुम्हारे साइड पे होता है कि नहीं होता है स्टोर चेक कि कितना मटेरियल बैलेंस है साइड? आता हो। जी जी, होता है सर। होता है ना। आप जाके देखते हो सीमेंट कितना पड़ा हुआ है, स्टील कितना पड़ा हुआ है, या फिर कोई भी एक्स वाई जेड टाइल्स कितनी पड़ी हुई है, वो देखते हैं मटेरियल जो है, क्योंकि हमें अगले महीने के लिए ऑर्डर भी देना है। जितना मटेरियल स्टोर में पड़ा होगा जी उसके हिसाब से हम ऑर्डर देंगे नेक्स्ट मंथ के लिए। ठीक है ना। तो क्या है कि हम जी देखेंगे, जी। अब महीने के एंड में गया इंजीनियर साइड पे और उसने स्टोर में देखा 100 बैग पड़े हुए हैं, 100 बैग स्टोर में अभी भी पड़े हुए हैं। तो मतलब क्या हो गया, 1700 बैग क्या है हमारे, मतलब हमारे हिसाब से 1700 बैग स्टोर से निकल गए, मतलब कंज्यूम हो गए। अब हो सक समझ गए? ये क्या है हमारा थ्योरेटिकल कंजप्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल कंजप्शन। हमारे हिसाब से ये स्टोर से निकल गए तो मतलब कंज्यूम हो गए। ठीक। उसके बाद क्या आएगा, ये हमारे हिसाब से निकल गए, उसके बाद क्या है, मान लो आपने पीसीसी किया, आरसीसी किया, ठीक है, उसके बाद आपने स्लैब कास्ट की, बिम बनाए, लिंटल लिंटल बिम बनाए, प्लास्टर किया, तो इनके सबको मिला के मान लो आपने जब जब हमने, अब ये देखो, अब यहां पर इन ये जो है बैग्स कहां से मिलेंगे हमारे को, रेशोज से। भाई आपने 100 क्यूबिक मीटर कंक्रीट किया, मान लो 1 क्यूबिक मीटर में आपके 8 बैग लग रहे हैं, 1 क्यूबिक मीटर में 8 बैग लग रहे हैं, 100 क्यूबिक मीटर आपने क्लेम किया, दिस मंथ क्वांटिटी क्लेम किया, इस महीने की हमने क्वांटिटी क्लेम किया, तो 100 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के हिसाब से 8 बैग के हिसाब से कितना हो गया हमारे, 800 बैग जो है हमने यहाँ कंक्रीट में कर दिया। ऐसे ही प्लास्टर में किया, प्लास्टर में 400 बैग किया, 500 बैग कर लिया। ऐसे ही जो एक्स वाई जेड आइटम होंगे जिनमें कि सीमेंट हमारा कंज्यूम हो रहा है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, जब सीमेंट कंजप्शन हम निकालेंगे एंड में, तो क्या होगा, हमारे को मिले मान लो 1500 बैग, 1500 बैग जो कि हम क्लेम कर रहे हैं, क्वांटिटी के अगेंस्ट में क्लेम कर रहे हैं, जो बिल में हम क्लेम कर रहे हैं। अरे महेश, हो क्या तुम वहां पर? हम्म। जी सर। देखो तुम्हारा कट गया तो था, मैं बीच में एक बार दोबारा समझाता हूँ। देखो, ये 2000 बैग के हमारे 2000 बैग है जो कि इस साइड क्लाइंट ने आपको सप्लाई किए हैं। ठीक है। ये 200 बैग क्या है, ये 200 बैग हैं जो आपने रिटर्न टू स्टोर किए, मतलब किसी और रिटर्न कर दिए स्टोर वाले को, या फिर आपने किसी दूसरी पार्टी को क्लाइंट के कहने पे ट्रांसफर कर दिए। तो आपके नेट रिसिप्ट कितने हुए, आपने कितने रिसीव किया, 1800 बैग। ठीक है, ये नेट रिसिप्ट है। नेट रिसीव क्या हुआ, 1800 बैग। 1800 बैग में से महीने के जब एंड में आपने अपना स्टोर चेक किया तो स्टोर में कितने मिले आपको बैग, 100 बैग्स, 100 बैग इन स्टोर। ठीक है। स्टोर में कितने मिले आपको, 100 बैग मिले। सुन लो पहले 2 मिनट सुन लो, स्टोर में आपको 100 बैग मिले। ठीक है। अब आपके हिसाब से थ्योरेटिकल कंजप्शन क्या हुआ, मतलब अगर 100 बैग, 1800 आपने रिसीव किए थे, 100 बैग स्टोर में से 100 बैग स्टोर में पड़े हुए हैं, तो थ्योरेटिकल कंजप्शन क्या है, दिस माइनस दिस। तो मतलब 1700 बैग आपके हिसाब से 1700 बैग कंज्यूम हो गए ना, साइड से स्टोर से निकल गए, मतलब कंज्यूम हो गए। ठीक है। उसके बाद जो है आपकी जो है एक्चुअल कंजप्शन, एक्चुअल कंजप्शन ये कहां से निकलती है, एक्चुअल कंजप्शन कहां से निकलती है, जो भी हम इस महीने की बिलिंग में
मटेरियल, सॉरी, जो हम आइटम क्लेम कर रहे हैं, मान लो पीसीसी है, आरसीसी है, स्लैब है, बिम है, या आपके प्लास्टर है, तो उसमें जितना बैग कंज्यूम हो रहा है उसमें, अब मान लो 100 क्यूबिक मीटर आपने कंक्रीट किया और 1 क्यूबिक मीटर में 8 बैग लग रहे हैं सीमेंट के, तो 800 बैग हो गए। ऐसे ही XYZ आइटम आपने देखे, क्वांटिटी जितनी क्लेम कर रहे हो, देखो क्लेम क्वांटिटी इनटू रेशो, कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना लग रहा है या 1 स्क्वायर मीटर में प्लास्टर में कितना लग रहा है, उनके रेशोस को मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलता है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मिलता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे को मान लो 1400 बैग हमारे को निकल गए, कि हाँ जी 1400 बैग जो है क्या है, ये एक्चुअल, ये जस्टिफाई कर पा रहे हो, आप क्या कर पा रहे हो, जस्टिफाई कर पा रहे हो कि सर जी इतने बैग तो मेरे, मैं बिल में क्लेम कर रहा हूं, इतनी तो मैंने कंक्रीट किया है, इतना प्लास्टर किया है, मतलब इतना आप क्लेम क्वांटिटी के अगेंस्ट में दिखा रहे हो। ठीक है, अभी भी कितने शॉर्ट हैं, अभी शॉर्ट कितने हैं, अभी शॉर्ट कितने हैं, बोलो भाई, अभी शॉर्ट कितने रह गए? अरे 1700 बैग का हिसाब देना था ना। 300 300 अभी 300 शॉर्ट रह गए, रह गए। 300 शॉर्ट, अभी 300 कहां दिखाएगा वो, 300 का हिसाब क्या है, अब कॉन्ट्रैक्टर घुमाएगा, घुमाएगा कैसे, थोड़ा सा सही भी होता है, एक्चुअल भी होता है। क्या कहता है वो, सर वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि बिल बना था इतनी तारीख को, और इतनी तारीख को मैं जो है, आपने देखा स्टोर देखा, तो ये 3-4 दिन के बीच में क्या है कि सर इतने बैग मेरे यहाँ पर प्लास्टर में चल रहे थे, इतने बैग यहाँ कंक्रीट के लिए ले गया था, इतने बैग यहाँ पड़े हुए थे, इतना बैग, क्योंकि मैं उसी टाइम थोड़ी ना ले जाऊंगा, मैं पहले स्टोर से निकाल लूंगा, भाई कल काम होना है, तो मैंने क्या किया, आज ही निकाल दिया स्टोर से, ताकि मुझे कल टाइम सेव हो जाए। ठीक है, तो क्या करेगा, कहेगा सर 200 बैग ना मेरे वर्किंग प्रोग्रेस में है, 200 बैग मेरे वर्किंग प्रोग्रेस में है, लेकिन अभी भी कितने बैग शॉर्ट हुए, अभी भी कितने बैग शॉर्ट हुए, अगर इन दोनों को भी हम जोड़ दें तो 1600 ही बनता है, अभी भी 100 बैग क्या है, 100 बैग शॉर्ट है, 100 बैग अभी भी शॉर्ट है, तो ये क्या है हमारी, ये हमारी वेस्टेज है, समझ गए, डिवाइडेड बाई 1680, मतलब मान लो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 100 डिवाइडेड बाई 1600, तो कितना परसेंट हो गया ये, 100 डिवाइडेड बाई 1600 कितना कितना परसेंट हो गया भाई ये, हाँ जी, 100 डिवाइडेड बाई 1600 कितना हो गया, 6.25%, 6.25%। अब अगर आपने 100 दिखा दिए और कॉन्ट्रैक्ट में था कि 2.5% से ऊपर आपने वेस्टेज नहीं करना है, तो क्लाइंट क्या करेगा, जो आपका जो 6.25 में से माइनस कर दो 2.5%, 2.5% माइनस करो, 3.75 को मल्टीप्लाई कर देगा वो किससे, नंबर ऑफ बैग से। ठीक है, और उतना बैग का पैसा वो आपसे काट लेगा, उतना बैग का पैसा वो आपसे काट लेगा बिल में। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, ये जो हमारी फिगर है ना 100 वाली, ये 100 वाली जो फिगर थी, इसको हमेशा इतना रखेगा कि हमारा 2.5% के अंदर ही आए, हमारा एक्सेस हो ही नहीं, कब तक, जब तक एंड ऑफ द प्रोजेक्ट नहीं हो जाता है, क्योंकि वो बीच में कभी नहीं चाहेगा उसका 1 रुपए भी कटे। ठीक है, और वो उसको गालियां खानी पड़े, तुम इतना वेस्टेज कर रहे हो, मालिक से इतना गालियां खाना पड़ेगा, जब एंड ऑफ द प्रोजेक्ट होगा तब एक्चुअल कंजप्शन जो है, एक्चुअल वेस्टेज पता चलेगी। तो इसलिए वो बीच में क्या करता रहता है, वर्क इन प्रोग्रेस में ही घुमाता रहता है, वो हमेशा एडजस्ट करता है वर्क इन प्रोग्रेस में ही, सीमेंट को, स्टील को, कभी वेस्टेज से ऊपर जाने ही नहीं देगा, जो अलाउबल वेस्टेज परसेंटेज है उससे कभी ऊपर वो जाने ही नहीं देगा, समझे। ये बढ़िया लग रहा है। हाँ, हाँ भाई, सर हम लोग का तो सर सब सारा जितना भी कंस्ट्रक्शन का सामान है सब कॉन्ट्रैक्टर ही लाते हैं, हम लोग तो क्लाइंट से है, तो बस हम लोग क्वांटिटी निकाल के प्रोसेस निकाल के कौन जेएमएस लाता है, करके ही क्लाइंट करते हैं। लाता है कि कॉन्ट्रैक्टर लाता है? कॉन्ट्रैक्टर लाता है सर। हाँ तो ठीक है ना, उसमें वेस्टेज मांगने की जरूरत नहीं है, वो अपने सामान का जैसे मर्जी जो है वो इस्तेमाल करे, वो वेस्ट करे, पानी में भगा दे, बर्फ में जमा दे, उसको लेना देना है, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, क्लाइंट को उससे कोई मतलब नहीं होता, जब एफओसी मटेरियल नहीं है तो उससे हम्म। उससे रिकन्सिलिएशन लोगे ही नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब मेजर प्रोजेक्ट जो होता है उसमें क्लाइंट का ही स्कोप में रहता है, इस क्लाइंट ही प्रोक्यूर करके जो है सप्लाई करता है। ठीक है जी, आया समझ में, क्लियर है, इसमें कोई डाउट है किसी को?
भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। जो हमने 4 टर्म यूज किए ना, वैल्यूएशन, वेरिएशन, एस्केलेशन, रिकंसिलिएशन, ये समझ लो बिलिंग की जान है, और ये हर बिल में लगनी पड़ती हैं। अगर आपके जो अगर हमारे जो टेंडर के अकॉर्डिंग अगर आपका मतलब एफओसी देना है, दे रहा है क्लाइंट, तो लगेगा ही लगेगा। और रिकंसिलेशन बनेगी बनेगी, तो फिर आपका वैल्यूएशन तो बनेगा बनेगा, एस्केलेशन भी बनेगा ही बनेगा, ठीक है, तो वेरिएशन भी बनेगा ही बनेगा। तो ये समझ लो ये जान है, एक बिलिंग इंजीनियर को यही सीट बनानी पड़ती है, उसका मेजर काम यही है। ठीक है, आया भाई समझ में? हाँ भाई नफीस, आ रहा है समझ में?